हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि पिछला टॉपिक चल रहा था, अभी मैंने कल चालू किया था, 2 वीडियोस हो गए हैं। और जो दूसरा वीडियो था मैंने थोड़ा सा उसका बेस बताया, फिर उसके बाद में मैं तुरंत आ गया था। 2 क्वेश्चन भी शायद करवाए थे, एक्सरसाइज थी 3.1 थी, ठीक है। बिना किसी बातचीत के चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैंने कल आपको बताया था कि कैसे अगर मैं कोई भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दूं या अवयवों की संख्या बता दूं, आप उनकी कोटियां कैसे निकालते हो, ये मैंने आपको भली भांति बताया था। ऐसा मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा भी बता दूंगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने 100% अपना दिया तो आपने भी अगर अपना 100% दिया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर नहीं आया था तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप फिर से समझ लीजिए। और फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर भी कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलो चालू करते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट होकर समझेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर कहता है कि अगर किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 है, कहता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये अवयवों की संख्या क्या है, अगर 18 है, तो कहता है कि आप बताओ कि इसकी कितनी कोटियां संभव हैं। कोटियों क्या मतलब, मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया होता है, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ, ध्यान से समझिए। तो इसका बेटा ऑर्डर बताओ मुझे, कोटि बताओ, इसकी कोटि क्या होगी। सर जी कोटि होगी 2 गुणित 2। सर 2 गुणित 2 क्यों होगी। सर ये 2 क्या है, ये 2 क्या है। सर जो पहला वाला 2 है ना, ये होती है नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या। और जो दूसरा वाला 2 होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब स्तंभों की संख्या। तो ऐसे ही इसमें क्या करना है, इसमें यह बताना है कि कितने टाइप से आप कितने आव्यूह ऐसे बना सकते हो, तो फिर उनकी कोटियां कितनी होंगी। कहता है कि अगर मैंने आपको 18 एलिमेंट दे दिए मान लो, कहता है कि आप उनसे कितने आव्यूह बना सकते हो, और अगर बनाओगे आव्यूह तो अगर आव्यूह बनेंगे तो उसकी कोई ना कोई कोटि जरूर होगी। तो कहता है कितनी ऐसी कोटियां बन सकती हो, सिर्फ कोटियां पूछ रहे ना कि आव्यूह पूछ रहे हैं। आप जानते हो मैंने कहा था बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आता है। जैसे इसमें पूछे कि बताओ बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आता है, तो आप कहते हो सर कोटि जो होती है ना उसी को फाइनल आंसर कर दो। मतलब जैसे कोटि इसमें 2 गुणित 2 लिखी है, तो कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, आपको क्या आ जाएगा, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर बेटा मैं कह दूं कि 4 है, 4 क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताओ कितनी कोटियां संभव है। तो आप कह दोगे सर जी 4 गुणित 1, मतलब सर जी 4 बना लो रो और 1 बना लो स्तंभ। कैसे, ऐसे 2 4 3 5। इसमें एक बताओ पंक्तियां कितनी है। सर पंक्तियां इसमें है 4, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4, और स्तंभ कितना है सर 1। सर दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1 गुणित 4, कैसे 2 4 3 5। अब इसमें बताओ स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन पंक्ति कितनी है। सर पंक्ति तो एक ही है। तीसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2 गुणित 2, क्या कर सकते हो, 2 पंक्तियां बना लो और 2 क्या बना लो, स्तंभ बना लो। देखो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे बच्चों, बात बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए। ऐसे ही बेटा इसमें भी करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। आपको दिए गए 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो पहली कोटि बनेगी 1 गुणित 18। सर जी क्या करो, एक सर रो बना लो, बाकी सब ऐसे करके एक रो बना लो, बाकी 18 एलिमेंट लिख दो। दूसरे तरीके से क्या कर सकते, दूसरे सर कर सकते हैं कि 18 रो बना लो और एक क्या बना दो, कॉलम बना दो, मतलब ऐसे लिख दो। तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, सर आप क्या करो, सर आप 6 रो बना लो और 3 बना दो कॉलम। क्या कर दो, 6 रो बना दो और 3 कॉलम बना दो। 1 मिनट, इसके पहले भी कुछ आएगा। आप 9 बना दो रो और 2 बना दो कॉलम। फिर भी देखो एलिमेंट नंबर सेम है, 2 × 3 18, 18 × 1 18, 18 × 1 18। समझ गए। फिर कहता है कि आप 2 रो कर दो और क्या कर दो, 9 कॉलम कर दो। फिर कहता है कि आप क्या कर दो, 6 रो कर दो और 3 कॉलम कर दो। फिर कहता है 3 रो कर दो और 6 कॉलम कर दो। बताओ इसके बावजूद भी क्या कोई कोटि संभव है, क्या कोई कोटि इसके बावजूद भी संभव है। ध्यान से समझना, इसके सारे गुणनखंड ही आते हैं और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनको 2 को उठा के मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर 18 आ जाए। तो आपको करना क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में देखना है कि इनके कितने ऐसे हम कर, जैसे 18 गुणित 1 18, 18 गुणित 2 18, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18। तो एक बार 9 दूनी 18, एक बार 2 नहीं 18, 6 त्रिक 18, एक बार 3 छक्का 18। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ऐसे आप, तो इनकी कितनी कोटियां संभव है, 1 2 3 4 5 6। इसकी कितनी कोटियां संभव है, 6। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है, अभी भी कोई दिक्कत है, आ जाएगा। तो जी सर बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा आगे भी क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आगे कह रहा है कि अगर कहता है कि बता दो यदि
उसी अवयव में कह रहा है कि अगर उसी मैट्रिक्स में अगर 5 अवयव तो कितनी कोटियां संभव है। तो अरे सर जी, अगर अवयव नंबर ऑफ एलिमेंट या अवयवों की संख्या दिख रहा है, अवयवों की संख्या कह रहा है कि अगर कितनी है 5 है, तो बेटा बताओ 5 को कैसे कर सकते हो सर जी? या तो 1 गुणते 5 होगा या तो 5 गुणते 5 होगा, 5 गुणते 1 होगा। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसका 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 आ जाए। कोई भी बच्चा 2+3 नहीं बोलेगा, 3+2 नहीं बोलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं। समझ गए? तो इसलिए इसकी कोटियां कितनी हो जाएंगी? 1 कोटि, 2 कोटि कितनी हो जाएंगी? 2 कोटियां संभव है। समझ गए बेटा? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं आया, मैंने कहा था अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हो, और मैंने आपको फिर से बताया है, बड़ी डिटेल से बताया है, तो याद रखें। ठीक है? हटा दें? बता दो, हटा दें? तो जी सर हटा दो। किसी भी क्वेश्चन में मेरी साइड से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत है तो आप, मैंने आपको बता भी दिया कि आप कैसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है? चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें। जी सर करिए। कहता है कि 2 गुणते 2 आव्यूह, मतलब 2 × 2, इसकी कोटि क्या दी गई है? तो याद रखना इसका ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर मीन्स होता है कोड दिया गया है 2 गुणते 2। तो बेटा बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? टोटल 4। समझ गए? टोटल नंबर होंगे 4। तो कहता है कि ए आए, मतलब एक आव्यूह की रचना कीजिए। जो ए आई जी लिखे ना, मतलब आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन, जैसे मैं इक्वेशन नहीं मानता था, ऐसे देखो इक्वेशन देखे गए। इक्वेशन क्या लिखी है? लिखा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर और बाई 2। तो अब आप जानते हो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि दो रो होने का मतलब है, तो सर जी 2 रो होने का पता है क्या मतलब है? तो इसे अगर बात करें रो कितनी है, तो रो है यहाँ पे 2, तो मतलब 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। आई इक्वल टू क्या रखेंगे? रो क्या होता है? आई होता है, तो आई इक्वल टू पहले 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। अगर बात करें कॉलम की, किसकी? कॉलम की। कॉलम का मतलब जे, तो जे को क्या रखेंगे? पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे। अब आप एक क्या बना लो, एक आप पहले अपने हिसाब से आव्यूह बनाओगे। एलिमेंट कितने हैं? 4। पंक्तियां कितनी हैं? 2। तो मतलब A11, A12, A21 और A22, यही तो आएगा। समझ गए? देखो 2 रो और 2 कॉलम बन गए। अब आपको क्या करना है? A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की और A22 की वैल्यू निकालो। अब इसकी जो कल में क्या करना? आंसर लिख देना। तो एक मैं बता दूं, बाकी आप लोग करेंगे। ठीक है? समझ गए? चलो बताते हैं। तो ए क्या करना? A11 निकालना है। तो देखो हमने आई की जगह 1 रखा, जे की जगह भी 1 रखा, तो ऐसे यहां पे करो 1 + 1 का होल स्क्वायर और बाई 2। तो कितना आएगा? 2 का होल स्क्वायर 4/2, तो कितना आ जाएगा सर जी? 2 आ जाएगा। बताओ 2 आ गया, मतलब A11 जगह पे क्या रख दोगे सर जी? 2। ऐसे ही आगे निकालते जाना है। आगे कैसे निकालोगे? अब बात करें अगर A12 की, तो सीधे निकालना है। देखो क्या रखे? A12 में क्या रखेंगे? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा? 3। 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर 9/2। 9/2 डिवाइड होगा? नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे 9/2। ठीक? अगर A21 निकालने जाए तो A21 निकाल लो भैया। तो ए की जगह पे, आई की जगह पे 2 और इसकी जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 9/2। यहाँ भी क्या आ गया? यहाँ भी आ गया 9/2। अगर हम करें A22 की, तो A22 इज इक्वल टू, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया। तो बताओ क्या आपका मैट्रिक्स निकल के नहीं आ गया? यही आपका आंसर है। 2 9/2। और देखो इसके पंक्ति भी 2 है, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2 × 2। ये तो कह रहा था। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? ऑर्डर कितना था? कोटि दी गई थी 2 × 2, तो देखो 2 × 2 कोटि आ गई आपको। यहाँ से जब 2 × 2, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम निकाल लोगे, आई और जे निकाल लोगे, उसके बाद आप आराम से आंसर रख के आप अपना आंसर पा जाओगे। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चौथा नंबर ऐसे खत्म होता है। 5वां मैं बताता हूं और बाकी आप चौथे के जो 2 छूटे क्वेश्चन है वो आप कर लोगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है? 5वां नंबर सेम है, मैं बताता हूं। चलो हटा दें इसको, हटा दिया जाए तो जी सर हटा दो। अच्छा करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा 5वां नंबर? कहते हैं 5वां नंबर कह रहा है कि एक आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी कोटि क्या है? जिसकी कोटि है 3 × 4, 3 × 4। तो अगर हम यहां पे बात करें स्तंभ कितने हैं? यहां पे स्तंभ कितने हैं? तो कहता है स्तंभ पता है कितने? स्तंभ में 4। और पंक्ति कितनी है? तो सर जी पंक्ति कितनी है? 3।
और आप जानते हो 3 पंक्ति क्यों है, क्योंकि पंक्तियां वो पहले लिखी जाती हैं और स्तंभ बाद में लिखे जाते हैं। इनका मतलब क्या है, इसका मतलब है जे इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 2 3 और 4, आई इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 2 और 3, यही तो रखेंगे। तो जी हाँ भाई यही रखेंगे। अब 3 इंटू 4 है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप मैट्रिक्स से बना लो। क्या कर लो आप, मैट्रिक्स को क्या करो खींच लो। कैसे करेंगे, पंक्तियां सिर्फ 3 बनानी याद रखें, और इस समय कितने बनाने हैं 4, तो A11 A12 A13 और A14, A21 A22 A23 और A24, ठीक। A31 A32 A33 और A34, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो सर जी बस हमें मैट्रिक्स हम ले लें पहले। तो पहला जो मैट्रिक्स जो आपको दिया गया है, पहला मतलब जो दिया गया आपको, ये दिया गया है, 2 दिए गए हैं, तो मैं पहला बताता हूँ, आप दूसरा कर लेना। ए आई जे, मैं दूसरा करता हूँ, ठीक है, पहला आप करेंगे। तो ए आई जे दिया गया है, ए आई जे जो दिया गया है वो दिया गया है 2i माइनस जे। क्या दिया गया है 2i माइनस जे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 कैसे निकलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए अगर हम 12 की बात करें कितना आ जाएगा, A12 कैसे निकलेगा बताओ A12 निकलेगा 2 इंटू 1 माइनस 2, कितना आ जाएगा 0। A13 कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। A14 कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो बेटा पहली क्या करो, पहली आप पंक्ति को मेंटेन कर लो, कितना आएगा 1 0 -1 और -2, यही तो आएगा बताओ। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, दूसरी पंक्ति निकालनी है। दूसरी पंक्ति के लिए मुझे जगह नहीं है, तो मुझे यहाँ पर हटाना पड़ेगा ताकि हमारी जगह मिल जाए। ध्यान से देखते रहना। दूसरी पंक्ति क्या है, तो दूसरी वो जो दी गई थी उसको मैं लिख लो ए आई जे 2i माइनस जे। तो क्या करना है, हमें ए निकालना है। A22 कैसे निकलेगा, तो ए तो हो जाएगा 2 गुणते 2 माइनस 2 बराबर 2, ठीक है। अगर बात करें A21 तो निकालो यार पहले, एक मिनट 2 इंटू 2 माइनस 1 तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। A22 निकाल लो, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 तो हो जाएगा 2, ठीक है। A23 निकाल लो तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A24 निकाल लो तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी क्या करो, दूसरी मेंटेन कर लो, क्या आएगा 3 2 1 और 4, समझ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरी पंक्ति निकालनी है, तो हमें तीसरी पंक्ति भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, ध्यान से जरा देखिएगा। A31 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। A32, अब आप जानते हैं ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा, 4 आ जाएगा, 33 2 इंटू 3 माइनस 3 आ जाएगा। A34 तो 2 इंटू 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर करें तो आ जाएगा 5 4 3 और 2। ये क्या, यही आपका आ गया आंसर आ गया। पहला वाला आप खुद से करेंगे, दूसरा वाला मैंने बता दिया है। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि जितने भी बच्चे मुझको देखते हैं, वो बच्चे अगर कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि उसमें कोटि दे के आएगी, तो आप स्तंभ, और उसमें तो भाई कोटि होती है, तो कोटि में क्या होता है, कोटि में से जी नंबर ऑफ रो होता है और नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो वहां से बच्चे जान जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन दे के आएगी उसको रख के वो तुरंत से तुरंत, और पूरा ऐसे ही करना है जैसे मैंने लगाया है। मैंने वहां पर मिटा दिया, आपको मिटाना नहीं है, आपको सीक्वेंस बाई सारी चीजें पेपर में मेंशन करनी। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, समझ गया कि नहीं समझ गया, तो जी सर बिल्कुल समझ गया। चलो अब चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की। सॉरी 5वां हो गया, 6ठे नंबर क्वेश्चन हटा दें बेटा, हटा दिया जाए, तो देखो हटा दिया। जो बेटा बेहद सरल चीजें हैं, तो मैं आपको एक एक 2 चीजें बताऊंगा, बाकी आपको खुद करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा, वरना सब मैं ही बता दूंगा तो फिर आप दिमाग कैसे चलाएंगे अपना, बताओ हमें। अब देखो 6वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी जो क्वेश्चन बताए इनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कहता है कि एक क्वेश्चन दी गई है 4x 5 और 3 इज इक्वल टू, क्या दिया गया है y z और 1 और 5। जरा यहां पे देखा जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर कुछ
दिया गया है एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो बेटा जो बराबर के चिन्ह लगा तो मैंने आपको पिछले जब बेस पढ़ा था क्या बताया था, मैंने कहा था अगर ये इज इक्वल टू ये है मतलब ये वाली इक्वेशन के बराबर है, मतलब ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के बराबर है। तो मैंने कहा था जरा याद करके बताओ मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था दो मैट्रिक्स बेटा तभी बराबर हो सकती हैं जब इनके परस्पर एलिमेंट क्या हो। तो सर जी परस्पर जब एलिमेंट बराबर हो तो क्या मान नहीं निकाल सकते हो। परस्पर एलिमेंट का मतलब इसका A11 इसके A11 के बराबर होना चाहिए, इसका A12 इसके A12 के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए जब बराबर होंगे, क्योंकि बराबर लिखा हो मतलब बराबर रहे होंगे, मान निकलना क्या करोगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, z इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। और देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा यहाँ पे 3, क्यों अब देखो ये 5 है तो ये 5 है, देखो दोनों आपस में बराबर हैं और बाकी ऐसे आप निकाल लेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? भाई 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 बताओ मुझे इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, बराबर इंटीग्रेशन कब होता है? तो अगर दो मैट्रिक्स इंटीग्रेशन निकल आता है, दो आव्यूह और दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब उनके परस्पर एलिमेंट कहते हो बराबर हो। मतलब A11 इज इक्वल टू इसका B11, इसको अगर A मानो इसको B मान लो, A12 अगर इसके B12 के बराबर हो, A21 अगर इसके B21 के बराबर हो, A22 अगर इसके B22 को क्या हो बराबर हो। तो ऐसे ही आप अगर बराबर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकल के आ गई। क्या आई है, x की आई 1, y की आई 4 और z की आई 3। समझ गया कि नहीं समझ गया? पक्का समझ गए होंगे। फिर से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर से ध्यान से समझना और चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन रहा वो कहता है कि x प्लस वाई 5 प्लस z, फिर क्या है 2 और xy, 6 2 5 8, 6 2 5 और 8। समझ गए? अब इसमें क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। अब फिर से देखो ये इक्वल है, मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा है कि कोई दो इक्वेशन तभी बराबर हो सकती हैं जब उनके परस्पर एलिमेंट, कौन से परस्पर एलिमेंट, मतलब अगर इसका A11 अगर इसके B11 से बराबर रहा होगा तभी तो दोनों को बराबर कहा जा रहा है। तो बेटा रख दो आके x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 6, ठीक है। यहां से क्वेश्चन में तो कुछ निकला नहीं, तो यहां से अगर एक्स वाई करके उसमें निकाल लें तब, यहां से क्वेश्चन कोई बात नहीं, क्वेश्चन इसको मान लिया। ऐसे कहता है 5 प्लस जेड, तो यहां पे लिख लो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, जेड इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा। देखो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, भाई ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर रहा होगा, तो जब मैंने बराबर किया जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, जेड का मान आ गया। अब एक्स वाई का, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर जी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई इज इक्वल टू है 8, कितना है 8। तो अगर बेटा मैं कर दूं इसका स्क्वायर, क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस उससे भी कोई काम नहीं बनना है। तो अब इसको ये आएगा कैसे, एक्स वाई की वैल्यू मुझे दी गई, तो अगर यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स की वैल्यू 8/y नहीं हो जाएगा, बताओ 8/y हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो आके 8/y प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब अगर हम यहाँ पे ये करें तो आ जाएगा y आ जाएगा लासा, तो आ जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो अगर वहाँ पे क्या करें, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से समझना, समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बनेगा 8 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6y। तो अगर मैं इसको अगर मैं प्रॉपर समझ गए, तो अगर इसको मैं प्रॉपर में लिखूं तो क्या लिखा हुआ है 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y आ गया। तो आ जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का 6y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका कर दो डिफरेंस, क्या कर दो इसका, इसे कर दो, इसे बना दो गुणनखंड बना दो, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का 4y माइनस का 2y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो y अगर निकालेंगे तो आ जाएगा y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आ गया y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो y के यहाँ पे 2 मान आ गए, ठीक है, कितने मान आ गए, y के यहाँ पे 2 मान आ गए। तो y के कौन कौन से मान, एक आ गया y का मान आ गया 4 और एक y का मान आ गया
2। अब मान कौन से लेने हैं जरा देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो अगर यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो y का मान रखो, तो x के पास में अगर 4 रखोगे तो 8/2 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और दूसरा x इज इक्वल टू जब 2 रखोगे तो आ जाएगा, जब 2 रखा तो आ गया 4, अगर 4 रखोगे तो आ गया 2। तो अगर y का मान कितना है, अगर x का मान मान लो, अब तो देखो इसमें 2 कंडीशन है, अगर y का मान 4 लोगे तो x का मान लेना पड़ेगा 2, और y का मान अगर ये लोगे तो x का लेना पड़ेगा 4, क्योंकि ये दोनों जुड़ के बनने तो आखिरकार हमें 6 ही है ना। समझे कि नहीं समझे, बनने दोनों 6। अब यहाँ पे देखो कौन सा लिया जाएगा, अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसका अगर 2 लोगे इसका 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनेंगे 8, और इसका अगर 4 लोगे तो इसका 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलके बनेंगे 8। तो यहाँ पे x का मान, z का मान आ गया 0, y का मान चाहे 2 ले लो, चाहे 2 ले लो या 4 ले लो, ऐसे ही x का मान चाहे 2 ले लो या 4 ले लो। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया, यहाँ पे कोई भी क्लियर आंसर नहीं आ रहा है, समझ गए। तो यहाँ से मतलब आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, वो बात हो गई अलग की, लेकिन आपको कैसे करना है वो बात हो गई एक अलग की। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है क्या ऐसे। और यहां से यार बनाना तो आपको वैसे भी पड़ेगा, यहां से मैंने y का, क्योंकि दूसरा कोई तरीका ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा कोई सेपरेट मान लिखा ही नहीं है, तो मुझे ऐसे तरीका से ऐसे करके निकालना पड़ा। और यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ, समझ रहे हो कि x प्लस वाई यहाँ पे डिसाइड है ही नहीं, क्योंकि y के 2 मान आ रहे हैं और x के भी 2 मान आ रहे हैं, और दोनों सही हैं। y का अगर 4 ले लो तो x का 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x वाई इज इक्वल टू 8, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसलिए आ जाएगा z का 0, y का 2 या 4, ऐसे x का 2 या 4। समझ गया कि नहीं समझ गया सर, बिल्कुल समझ गए। हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन लंबा हो गया था, लेकिन क्वेश्चन का आखिरकार आंसर आ गया, क्योंकि आप सही रास्ते पे थे। कहाँ थे आप, सही रास्ते पे चल रहे थे, समझ गए। अब इसका करते हैं बेटा, क्या कोई तीसरा क्वेश्चन भी इसका दिया हो गया है, हाँ शायद दिया गया है। ओए थोड़ा सा इसको इधर लाएंगे, एक मिनट, थोड़ा सा जूम हो गया ये। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है, इसी का तीसरा नंबर, 6वें का तीसरा नंबर, ध्यान से देखना। लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये जेड है ठीक है, फिर कहता है x प्लस जेड और y प्लस जेड, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 9, 5 और 7। अब इसमें अगर x y z के मान निकालने हैं, तो आप जानते हो कि ये भी देखो एक स्तंभ है और 3 कितनी है, रो है, 1 कॉलम और 3 रो है, यहाँ भी 1 कॉलम और 3 रो है, मतलब ये वाला इसके बराबर रहा होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके, तभी तो बीच में बराबर है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब बेटा इसमें किसी का भी मान रख दो, जैसे यहाँ पे अगर x z का मान रख दे, किसका रख दे, x z का मान रख दे, यहाँ पे x z का मान रखो, x और z एक साइड में कर लो, x z प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। x z की वैल्यू क्या है, तो इस इक्वेशन तो हो जाएगी 5, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 4 आ गया। अब इससे आप z का मान निकालो, y की वैल्यू रख दो 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू कितना आ गया, z इज इक्वल टू आ गया 3 आ गया। अब इससे क्या करो, x की निकालो, z का वैल्यू रख दो, x प्लस z कितना है, z आ गया 3 बराबर 5, x बराबर 2। तो आपका आंसर आ गया, आंसर आया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। बताओ कोई दिक्कत, बताओ बेटा कोई दिक्कत है, यहाँ से देखिए बताओ, कोई किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, बस दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। इतना भी हलवा नहीं आता है कि आप सीधे सीधे जाएं और उसको खा लें, समझ गए। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप फिर सीधे सीधे दे देगा कि x की वैल्यू ये होगी, y की है, z की है, समझ गए। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ाता है और कोई दिक्कत नहीं करता, ठीक है। हटा दें बेटा। चलो देखो आगे, अब करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा करेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखो 7वां नंबर क्या है, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, फिर से देखो 7वां नंबर क्वेश्चन इसी का है, इज इक्वल का, लेकिन थोड़ा सा फिर से उसमें कैलकुलेशन है, तो मैं बताता हूँ, आप आराम से बैठ के सुनिए। a प्लस बी टू a माइनस
बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी, इतना आ गया। और दिया है -1, 5, 0 और 13, समझ गए। और ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। कैसे करोगे? सबसे पहले आप जानते हो कि सर लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर क्या लिख लेंगे सर जी? लिख लेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। फिर क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे? लिख लेंगे सर जी 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। अब बस कैलकुलेशन का खेल है। यहाँ से कुछ निकलेगा सर? यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो रखो a इज इक्वल टू माइनस का b उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो a इज इक्वल टू अगर -1 प्लस बी रख दो, अगर इसमें रखोगे तो b भी मैच करेगा। तो रखो जाके, तो a की वैल्यू इसमें रख दी हमने, तो 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का b और माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2 माइनस का b इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। सॉरी 2 माइनस का 2 और प्लस का b और माइनस का b इज इक्वल टू 0। गड़बड़ हो गया क्या? कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या? बताओ। a माइनस बी, तो a माइनस बी, ठीक है। एक वैल्यू रखी तो -2, अरे यार प्लस का 2 भी होगा ना, यहाँ भी तो 2 का गुणा होगा। आप सही है। तो माइनस का 2 और ये 2 भी है, ये b है, तो एक b बचा है इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया 2। यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे आके अपना b की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू निकल आएगी। समझे कि नहीं समझे? v यहाँ पे आके b की वैल्यू रखो, तो b की वैल्यू कितनी? a माइनस b की वैल्यू कितनी? 2 इज इक्वल टू -1। तो a इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो a और b की मान आ गए। यहाँ पे क्या करो? a का मान रख दो, c का मान आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया? c इज इक्वल टू आ गया 3 आ गया। वहाँ पे जाके c का मान रख दो, d की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू c कितना है? 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो बताओ यहाँ पे a b c d के मान नहीं आ गए? तो यहाँ पे बेटा देखो a b c d के मान आ गए। a का मान आ गया, a का आ गया 1, b का आ गया 2, c का आ गया 3 और d का आ गया 4। ये देखो, कोई दिक्कत? तो बेटा इस टाइप से सवाल था। मतलब यहाँ पे जो इजिक्वल वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपको सेम आएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए देगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा तो आप a इज इक्वल टू सीधे -1 लिख दोगे अगर ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का सरल आया था, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े लेंदी हो गए। तो फिलहाल आज मैंने 7 नंबर तक क्वेश्चन तक खत्म कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के पार्ट भी थे, थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्योंकि मुझे पूरी चीजें बतानी थी। मैंने आपको ब्रीफली सारी चीजें बता दी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी अपने मोटो पे सफल हो गया हूँ। जो मैंने क्लास बनाई वो मेरी क्लास काफी अच्छी गई है। और बाकी आप सभी जानते हो, जो अच्छे दोस्त यार हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके साथ में शेयर कर दो, क्योंकि और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा। और आप मत भूलिए कि जनवरी से 1 जनवरी से लगा के टिल एग्जाम डेट तक, जब आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, जो हम 400-500 क्वेश्चन देंगे। मैं उसमें 1000% श्योर हूँ कि पेपर उसी से फंसेगा। बाकी इसकी आप तैयारी करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के बेस से ही होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस सीरीज को आप पढ़ेंगे और आप इजिली अपने एग्जाम को पार कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, और आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता पिता की आज्ञा मानते रहिए। आज्ञा का मतलब बात मानते रहिए, ज़्यादा उनको परेशान ना करिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा, आप सब घर में हो। स्कूल खुले अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं खुले कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके साथ, तैयारी करते रहिए। और फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।